Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 फरवरी 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे दिए गए ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे संविधान के प्रीएम्बल के अंदर मेंशन्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लिबर्टी ऑफ थॉट, बी इकोनॉमिक लिबर्टी, सी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर डी लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी हमारे अखबार में द हिंदू में स्पेशली पेज नंबर 14 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ में भी लिंक करेंगे। तो दोस्तों हुआ यह है, यूएई के अंदर में या फिर कह सकते हो अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर बनकर हो चुका है तैयार। और केवल बनकर तैयार ही नहीं हुआ है, कल 14 फरवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया है। ये जो मंदिर है लगभग 27 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। 700 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपको आर्टिकल तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बैकग्राउंड डेटा है। ठीक है, वो आपको मैं थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ, बस खाली अच्छे से चीज़ों को सुनते हुए चलना दोस्तों। ठीक है, अब जो ये हिंदू टेम्पल है इसको नाम दिया गया है BAPS हिंदू टेम्पल। ये पहला हिंदू टेम्पल बनाया गया है अबू धाबी के अंदर में। अब दोस्तों BAPS एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टेम्पल बना है ना, इस टेम्पल से कहीं ना कहीं इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो संबंध हैं, इनके जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इस टेम्पल का कॉन्सेप्ट कैसा है, सबसे पहली बार दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट लाया गया था प्रमुख स्वामी महाराज जी के थ्रू। और BAPS जो पूरी संस्था है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्पिरिचुअल लीडर हैं, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट रखा था इस टेम्पल का। अब इस टेम्पल को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, जो ज़मीन है, जो 27 एकड़ में यहाँ पर ये मंदिर बना है, वो जो ज़मीन है ना, वो अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने दोस्तों 13.5 एकड़ का जो ज़मीन है वो इस मंदिर के लिए डोनेट किया है। ये कब डोनेट किया गया था, जब 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे यूएई को। लेकिन अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बोला 27 एकड़ के एरिया में यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, और आप बता रहे हो कि केवल 13.5 एकड़ का ज़मीन डोनेट किया गया था। ये तो दोस्तों स्टार्टिंग का डोनेशन था। बाकी यूएई की सरकार ने बाद में इसमें और एडिशनल जो लैंड है वो जोड़ दिया 13.5 एकड़ का, जिसकी वजह से टोटल यहाँ पर 27 एकड़ का पूरा साइट हो गया, जहाँ पर इस कह सकते हो कि भव्य विशाल मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस मंदिर का जो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन है, इसकी जो नींव है दोस्तों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी 2017 के अंदर। ठीक है, फिर अब फाइनली जाकर यहाँ पर इसका उद्घाटन भी हो चुका है, पूरा मंदिर यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये मंदिर कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर देखो एक पूजा की जगह तो है, उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस मंदिर में हर एक रिलीजन का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जैसे नंबर 1 अगर आप रोल देखोगे तो एक मुस्लिम किंग है, यहाँ पर आप देख पाओगे यूएई के प्रेसिडेंट क्राउन प्रिंस, जिनके नाम मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इन्होंने यहाँ पर डोनेशन दिया।
इस पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस मंदिर का जो पूरा ये आर्किटेक्ट अगर आप देखोगे तो वो आर्किटेक्ट करने वाले, डिज़ाइन करने वाले एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। और इस पूरे मंदिर का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक सिख हैं। और साथ ही साथ में जो इसका फाउंडेशनल डिज़ाइनर है वो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट है। और इस पूरे मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने वाली जो कंपनी है वो एक पारसी ग्रुप है। और जो इस मंदिर के डायरेक्टर आते हैं वो जैन ट्रेडिशन से आते हैं। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से हर एक रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक हार्मनी को यहाँ पर यह दर्शाता है पूरा टेम्पल। अब इस BAPS हिंदू टेम्पल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ज़रा ये भी जान लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो मंदिर आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारी फोटोज़ आज के समय पर आपको नजर आएंगे। ये पीछे आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें कई सारे स्टोन्स का भी यूज़ किया गया है जो इंडिया से गए हैं। जो पिंक राजस्थान सैंडस्टोन होता है, वाइट इटालियन मार्बल होता है दोस्तों, उससे यहाँ पर इस पूरे मंदिर को तैयार किया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी नक्काशियाँ की गई हैं पत्थरों के ऊपर में। और इंडिया से ये पत्थर पहुंचा है UAE के अंदर में, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस इस मंदिर में जो ऊपर इसके शिखर हैं, है ना, जो चोटी आप कह सकते हो ऊपर, इस तरीके से आपको ये नज़र आती है। इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे छोटे छोटे कई सारे शिखर देखने को मिलेंगे। तो लगभग 7 शिखर आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। और जो ये 7 टावर है, 7 शिखर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो रामायण को दर्शाती हैं, महाभारत, उसके अलावा यहाँ पर भगवतम, शिव पुराण को भी यहाँ पर दर्शाती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ये शिखर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे डीटीज़ जो हमारे देवी देवता हैं उनके जो कह सकते हो कि कार्विंग करके यहाँ पर उनके जो फोटोज़ वगैरह है वो यहाँ पर बना रखे हैं। जैसे वेंकटेश्वर जी का है, स्वामी नारायण हैं, जगन्नाथ हैं, अयप्पा हैं। तो इनके दोस्तों यहाँ पर जो डीटीज़ हैं उनका भी यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरीके से नक्काशी करके बनाया गया है इन शिखर्स के ऊपर में। तो टेम्पल को जिस प्रकार से यहाँ पे नजर आएगा, शिखर क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख पाओगे जिसके ऊपर यहाँ पर आपको ये ध्वज देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको हम स्पायर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। आगे आते हैं, इतना क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे एक नदी है, एक काफ़ी पवित्र नदी जो कि यहाँ पर इस टेम्पल, इस मंदिर के किनारे देखने को मिलेगी, जिसमें गंगा और यमुना का पानी लाया गया है। ठीक है, और जो सरस्वती नदी है दोस्तों उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है एक सफ़ेद कलर की लाइट से। तो ये यहाँ पर स्पिरिचुअल रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बोला काफ़ी नक्काशियाँ की गई हैं जो देवी देवता हो गए, उसके अलावा मोटिव्स, कुछ एनिमल्स को यहाँ पर कार्व करके यानी कि नक्काशियाँ करके यहाँ पर उसमें बनाया गया है जो कि हिंदू कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे और भी कई सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। पिलर्स की बात करोगे तो अलग अलग प्रकार के पिलर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, और कई सारे ऐसे पिलर हैं जिसमें पिलर के अंदर पिलर है, ऐसे भी पिलर्स आपको डिज़ाइनर देखने को मिल जाते हैं। जो ये बिल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से तैयार की गई है ना। डीटीज़ की बात करेंगे तो इंडिया में चारों तरफ से यहाँ पर आप देख पाओगे, चारों तरफ जो हमारे पवित्र स्थल हैं, जो भगवान हैं जिनके लिए यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ इंडिया में जाने जाते हैं, है ना, सभी डीटीज़ को यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। चाहे वो लॉर्ड राम हो, सीता जी हो, लक्ष्मण, हनुमान, लॉर्ड शिव, पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय, इस तरीके से आप देख पाओगे। और भी जो हमारे जितने भी डीटीज़ हैं, लॉर्ड अयप्पा हैं, पद्मावती, तिरुपति बालाजी, सभी को यहाँ पर दोस्तों रखा गया है इस मंदिर के अंदर में। सभी की डीटीज़ यहाँ पर, सभी की मूर्तियाँ आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन अगर आप थोड़ा और डिटेल से देखोगे तो ये फोटो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस तरीके से ये टेम्पल आपको नज़र आता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ऊपर जो शिखर है थोड़ा सा कह सकते हो पिरामिड शेप में आपको नज़र आएगा। बाकी अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को लेकर देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा शिखर कहलाता है। ठीक है, बाकी 2 घुमट भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। घुमट इस तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा, एक गुंबद की तरह, डोम की तरह। ठीक है, बाकी दोस्तों इस पूरे टेम्पल के अंदर में 410 के आसपास पिलर्स हैं, स्तंभ जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। टेम्पल की चौड़ाई है 180 फीट, हाइट है यहाँ पर 108 फीट, और जो लेंथ है वो लगभग 262 फीट के आसपास आपको यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, फाउंडेशन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से ये नज़र आता है। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बोला जो स्टोन के पीसेस हैं, कार्व्ड स्टोन पीसेस हैं जिस पे नक्काशियाँ की गई हैं वो 30,000 से ज़्यादा हैं। 300 से ज़्यादा जो लोड सेंसर्स है वो भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ये जो सेंसर टेक्नोलॉजी है एडवांस वाली वो यहाँ पर टेम्पल में लगाई गई है दोस्तों। लगभग 100 से ज़्यादा सेंसर्स आपको इसके फाउंडेशन में, नींव में देखने को मिलेंगे, ताकि कोई भी अगर भूकंप जैसी सिचुएशन है तो उसको तुरंत मॉनिटर किया जा सके। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस टेम्पल में एडेड हैं, ये बताया गया। बाकी जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन के स्टोरीज़ हैं, माया सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हर एक का कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बात क्लियर हो गई।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो BAPS हिंदू टेम्पल UAE में तैयार हुआ है, इस टेम्पल के बारे में सारे स्पेशल फीचर तो आप जान चुके हो। अब बात यह है इस मंदिर के उद्घाटन की वजह से भारत और UAE के बीच में दोस्तों इनके जो रिलेशन से जो संबंध है वो और गहरे होंगे, और इस मंदिर का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ हमको ये दर्शाता है पीस, हारमनी, ठीक है, और रिस्पेक्ट को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। दूसरा, इंडिया और UAE के जो संबंध हैं, इनके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, दोस्ती है, रिलेशंस हैं, वो यहाँ पर दर्शाता है किस तरीके से यहाँ पे UAE ने एक भव्य मंदिर यहाँ पर तैयार किया। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल एक्सचेंज यहाँ पर दर्शाता है, जहाँ पर हम अपने कल्चर को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टॉलरेंस को प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है, किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। टूरिज्म को ये बूस्ट करेगा, आने वाले समय पर लोग घूमने जाएंगे तो उससे इकॉनमी को भी यहाँ पर दोस्तों एक पुश मिलता हुआ नजर आएगा, ये हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कई सारे और इम्पोर्टेंस इस टेम्पल के देखने को मिल जाते हैं, जिसके बेनिफिट्स दोनों ही देशों को यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। अब सवाल यह है कि बार बार हम BAPS की बात कर रहे हैं, BAPS हिंदू टेम्पल, ये क्या है BAPS? तो BAPS ऑल ओवर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था कह लो, संगठन कह लो, ठीक है। अब BAPS की अपनी फुल फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे बोचा सनवसी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है भगवान स्वामी नारायण जी के नाम के ऊपर रखा गया है, एक रिलीजियस लीडर। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो BAPS है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लेम करता है कि दुनिया में लगभग 3850 से ज़्यादा सेंटर्स को ये रन कर रहे हैं, और 1100 से ज़्यादा टेम्पल्स को दोस्तों यहाँ पर ये क्लेम करते हैं BAPS। अक्षरधाम टेम्पल्स का नाम आपने सुना होगा। अक्षरधाम टेम्पल्स दिल्ली में है, गुजरात में। ये अक्षरधाम की वो वाले टेम्पल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। अब ये जो अक्षरधाम टेम्पल्स जितने भी हैं दिल्ली, गुजरात में है, ये सब यहाँ पर BAPS रन कर रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल है। न्यू जर्सी के अंदर भी दोस्तों अक्षरधाम है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। उसके अलावा अक्षरधाम महामंदिर जो कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में यहाँ पर लोकेटेड है, तो वहाँ भी दोस्तों ये सारे के सारे जो अक्षरधाम टेम्पल्स है वो सब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। तो BAPS ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसको 1907 में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था शास्त्री महाराज जी के थ्रू, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर? आगे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक करेंगे, बड़ा बड़ा आर्टिकल आपको पेज नंबर 1 पर ही नजर आएगा। हुआ क्या है, केरला में दोस्तों एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, स्पेशली यहाँ पर वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। हुआ यह है कि एक हाथी ने एक बुजुर्ग से आदमी को काफ़ी दौड़ाया, जंगली हाथी था वो, और दौड़ाते दौड़ाते दोस्तों यहाँ पर उस आदमी को कुचल के मार दिया। अब ये जो यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को न्यूज़ में लेकर आता है। तो केरला के जो पूरा हाउस है, उनका स्टेट असेंबली है, उनकी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि वो क्या करें, जो वाइल्ड लाइफ को लेकर कानून है, एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट करें, कुछ बदलाव करें, और वो ऐसे बदलाव होने चाहिए कि इस मानव और जानवर के संघर्ष को हम रोक सकें। नहीं तो इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और बर्बादी आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। अभी तो खैर एग्रीकल्चर सेक्टर में कई सारे ह्यूमंस का लॉस भी हुआ है। होता क्या है, कई बार दोस्तों जानवर और आदमी आमने सामने आ जाते हैं, जंगली जानवर और सामने इंसान। कई सारी परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से आगे मैं आपको बताऊंगा रीजंस क्या हैं। तो आमने सामने आने की वजह से भाई जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर अटैक करेगा, इंसान अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करेगा। इन दोनों में एक ना एक इंसान मारा जाता है, चाहे वो इंसान मारा जाए चाहे वो जानवर मारा जाए। तो दोस्तों कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर मर जाते हैं इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कुछ तोड़ निकाला जाए, इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के लेकर आया जाए, ये बेसिकली केरला के असेंबली की यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है हमारी केंद्र सरकार से। लेकिन अब इस आर्टिकल को दोस्तों इतना पढ़ लिया, न्यूज़ आपको पता चल गया कि चर्चाओं में क्या है, उठा के इसको साइड में रख दो। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन पर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है क्या है और किस तरीके से बढ़ रहा है। ये मैंने न्यूज़ क्या थी आपको बता दिया। भाई 47 साल का एक बुजुर्ग आदमी था जो दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे ही जंगली हाथी, उस आदमी को कुचल के मार दिया इस हाथी ने। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है केरला के अंदर चर्चाओं में आ गया, एकदम से अटेंशन में आ गया। और ये पता चला कि पिछले कुछ समय पर जो ये जंगली जानवर है, जिसमें स्पेशली हाथी, उसके अलावा टाइगर, बाइसन, वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर,
ये सब ह्यूमन बींग्स को अटैक कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, और इन अटैक्स में कई इंसानों की जान गई है। लगभग कितने इंसानों की, तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। भारत सरकार का डेटा है 2022-23 के लिए दोस्तों। इस डेटा में यह बताया गया लगभग 8,873 जो वाइल्ड एनिमल अटैक्स हैं वो यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं। मतलब 8,000 या 9,000 के आसपास इस जंगली जानवरों के अटैक दोस्तों यहाँ पे नजर आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ पे जंगली हाथियों ने किए हैं इंसानों पर, फिर उसके बाद जंगली सुअर ने, देन उसके बाद बाघ यानी टाइगर्स ने, देन उसके बाद लेपर्ड ने, देन उसके बाद यहाँ पे बाइसन ने। और यहाँ पे बोला जा रहा है 98 रिपोर्टेड डेथ भी हैं दोस्तों, यानी कि 98 लोगों की जान गई है इस जानवरों के अटैक में। और इन 98 लोगों की जो जान गई है इसमें से 27 लोगों की जान गई है उस कंडीशन में जहाँ पर हाथी ने अटैक किया था उनके ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देख लो या एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देख लो, दोनों केसेस में आपको ये आर्टिकल समझ में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप 2017 से 2023 तक अगर देखोगे साल ब साल सिचुएशन या इंसिडेंट्स बढ़ते हुए नजर आए। 20,957 यानी कि 20,957 जो इंसिडेंट्स हैं क्रॉप लॉस के वो भी नजर आए, जहाँ पे जंगली जानवर क्या करता है, खेतों के अंदर जो फसल है उसको बर्बाद कर देता है। या केरला में गांव में अंदर आसपास यहाँ पे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, गाय भैंस पाल रखा है लोगों ने, है ना, उसका दूध दो रहे हैं, बेच रहे हैं, व्यापार चल रहा है, तो उनके जो ये पालतू जानवर है दोस्तों उनको भी मार देते हैं ये जंगली जानवर। ऐसे केसेस लगातार इंक्रीज हुए हैं। और इसमें जो स्पेशली केरला का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है। सबसे खतरनाक तरीके से यहाँ पर असर पड़ा है, क्योंकि ये जो पूरा ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है। 36.48% के आसपास यहाँ पे जंगल है। और लगभग 41 लोगों की जान गई है एलिफेंट अटैक में पिछले 10 सालों के अंदर, और 7 लोगों की जान गई है जहाँ पे टाइगर ने अटैक किया है। और इसका जो लोकेशन है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल ही जंगल है इस वायनाड वाले डिस्ट्रिक्ट में। इस वजह से यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनके अटैक्स इंसानों के ऊपर हमें इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहीं पर एक रीज़न भी आता है, आखिरकार मेन कारण कौन से हैं जिसकी वजह से केरला में स्पेशली ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चले जा रहा है कम होने की बजाय। यह जानवर मानव का संघर्ष कैसे बढ़ रहा है केरला में, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? कारण नंबर 1, डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट हैबिटेट्स। भाई ये सबके साथ में हो रहा है दोस्तों। ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हो क्या रहा है, जंगल की लगातार कटाई हो रही है। अब जो जंगली जानवर है उनका मेन घर क्या है? जंगल ही तो है। अब उसकी कटाई करके आप अपना कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए आप कुछ एलियन प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, तो भाई वो जानवर कहाँ जाएंगे? आपने उनके घर को तबाह कर दिया है, वो बाहर निकल कर आएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन के साथ में इंटरेक्शन होगा तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको नजर भी आएगा। वही चीज़ यहाँ पे केरला में नजर आई है, जहाँ पर इन वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है दोस्तों वो लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और एलिफेंट्स स्पेशली मोस्ट अफेक्टेड स्पीशीज है। सबसे ज़्यादा बुरा असर एलिफेंट्स पर ही पड़ा है। वो सीधा फिर जंगल से निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरियाज है जहाँ पर इंसान रह रहे हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, खेतों में घुसना शुरू हो जाते हैं। इससे जो दोस्तों ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का है, वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसके अंदर बदलाव होना। स्टडी ने यह बताया कि जो खेती बाड़ी हो रही है दोस्तों, खेती करने का जो तरीका है इसमें काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। इस चक्कर में यहाँ पर वो इस तरीके से अपना जो खेती है या खेत उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो एनिमल्स है वो सीधा यहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं भाई कोई है नहीं तो पहुँचते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। और इस चक्कर में भी फिर यहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँचता है, अपने खेतों को बचाता है, तो इस चक्कर में जो वाइल्ड लाइफ अटैक्स है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। और केरला में स्पेशली ये सिचुएशन भी एक गंभीर सिचुएशन बनती चली जा रही है। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब यहीं पर एक और प्रश्न आता है, हाउ इज केरला एड्रेसिंग दिस इशू? ये जो प्रॉब्लम है जब इतनी बड़ी लेवल पर है तो केरला किस तरीके से या किस प्रकार से आज के समय पर इस समस्या से निपट रहा है? तो दोस्तों इस राज्य के पास में कई सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं जहां पर वो एनिमल्स को ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर करने से रोकती हैं, यानी जानवरों को जहां पे इंसान रह रहे हैं वहां पर आने से रोकती हैं। जैसे एलिफेंट्स के लिए पूरा यहाँ पर एक प्रूफ ट्रेंच बना देना, है ना, तार वगैरह लगा देना जिससे एलिफेंट्स बाहर ना निकलें अपने एरिया से, है ना। सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देना, बिजली की फेंसिंग कर देना कि भाई एलिफेंट अगर निकलने की कोशिश करता है, हल्का सा झटका लगेगा वो वापस पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके की फेंसिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। बाकी 2022-23 में केरला ने
लगभग 158.4 किलोमीटर का जो ये एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच है दोस्तों, इसका मेंटेनेंस किया। काफ़ी सारे जो सोलर फेंसिंग है वो बना रखी हैं ताकि एनिमल्स को अपने जंगल वाले रीजन में ही रखा जाए, वो वहाँ से बाहर ना निकल सकें। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी जो स्कीम्स हैं वो आज के समय पर ये चला रहे हैं। बट फिर भी दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है, जो ये क्राइसिस है, वो एक गंभीर सिचुएशन पैदा कर रहा है केरला के लिए। समझ गए ना? आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किए, दोनों आर्टिकल, इस आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा। ये सब देख पा रहे हो, ये सब बैकग्राउंड डेटा है। ये बैकग्राउंड डेटा, ये जो नोट्स हैं, ये आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखना। और ये सारा बैकग्राउंड डेटा आपको क्या किया जाता है, एक प्रिंटेड फॉर्म के पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है जो आप लिखने में वेस्ट करते हो, नोट्स बनाने में वेस्ट करते हो। घंटों आपके यहाँ पर बच जाते हैं दोस्तों। आप सीधा वीडियो देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी अपना जो बचा कुचा टाइम है आप भरपूर मात्रा में स्टैटिक पोर्शन पे दे सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर एक फ़ायदा है। और ये जो प्रिंटेड फॉर्म में पीडीएफ है दोस्तों, ये आपके ग्रुप में सारे सिक्योर्ड हैं। होता नहीं है कि भाई हम पीडीएफ्स कलेक्ट करते रहते हैं, स्टोरेज का इशू होता है, कई बार पीडीएफ सारे गायब हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती है क्योंकि इस ग्रुप में डेट वाइज सारा कंटेंट पड़ा है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, भाई ऐसा नहीं कि आज अगर आप ज्वाइन करोगे तो केवल आज से ही आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, नहीं। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे तो पुराने भी सारे पीडीएफ्स आपको यहाँ पर इस ग्रुप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो पुराना करंट अफेयर भी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बात है वो 2, 4, 6 महीने की नहीं है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो तभी तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग। तो होगा क्या भाई, यूपीएससी के लिए आपको कम से कम 1.5-2 साल के लिए करंट अफेयर चाहिए, तो उन सब की प्रॉब्लम से यहाँ पे दूर हो जाती है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, सारे बेनिफिट्स को अवेल करते रहें। गारंटी है आप कुछ ही दिनों में कहोगे यार मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स आपको बरकरार मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। बस आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिल जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ डेमो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि हाँ यार मुझे कैसे फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगला आर्टिकल। ये भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ही है, पेज नंबर 13 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। हुआ क्या है, अभी दोस्तों आपको पता है दिल्ली के अंदर जो फार्मर्स हैं हमारे पंजाब के, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा। प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली चलो करके यहाँ पर पूरा मार्च रखा है ना। बहुत सारे ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचे। कल मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का रीज़न क्या था। रीज़न ये था मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं पंजाब के फार्मर्स। और पूरा मैटर देखने के लिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल वाला वीडियो ओपन कीजिए। कल वाला वीडियो ओपन करके देखिए। पहला ही आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है जहाँ पर आपको बहुत डिटेल से समझाया है कि पंजाब के फार्मर्स की क्या मांग है, एमएसपी का क्या होता है, कैसे क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, हर एक एस्पेक्ट मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। और आज न्यूज़पेपर में उसी टॉपिक को लेकर वेरियस आर्टिकल्स हैं, तो उन सबको कवर करने की बजाय आप कल ही एक आर्टिकल को निपटा सकते हो जो हमने कवर कर लिया है। बट आज भी वही टॉपिक है, बट यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई पंजाब के अंदर हालात काफ़ी बिगड़ गए, रोड्स वगैरह ब्लॉक हैं। तो रोड्स वगैरह ब्लॉक होने की वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया, कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना फैले या और दंगा भड़काऊ कुछ ना हो जाए, तो इसलिए अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून है उसका इस्तेमाल किया है ताकि वहाँ पे इंटरनेट को ब्लॉक किया जा सके। तो दोस्तों पंजाब के अंदर में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है। ये हमारे पास में इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इस प्रोटेस्ट के दौरान। कौन सा एक्ट यूज़ किया गया है, मैंने बोला अंग्रेज़ों के ज़माने का, ब्रिटिश एरा का। तो वो एक्ट है टेलीग्राफ एक्ट 1885, 1885 का कानून है दोस्तों ये, जिसका यूज़ किया गया। इस कानून का यूज़ दिल्ली में पिछली बार किया गया था जब CAA को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस समय पर दिल्ली में लगातार यहाँ पे दोस्तों ये जो लॉज हैं इनका यूज़ करके जो कह सकते हो कि इंटरनेट है उसको सस्पेंड किया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सस्पेंड किया। तो इंडिया इंटरनेट सस्पेंशन के मामले में बहुत आगे है।
इंटरनेट को ब्लॉक करना, इंटरनेट को शट डाउन करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या होता है इंटरनेट शटडाउन, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या बोलते हैं, प्लस इसको लेकर कानून क्या क्या है, वो चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे हटकर ये टेलीग्राफ एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट शटडाउन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में। तो इंटरनेट शटडाउन क्या होता है भाई? जानबूझकर जो इंटरनेट का एक्सेस है उसको यहां पर रोक देना, जिसके बाद क्या होगा, किसी भी एरिया में अगर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाएगा तो आपका मोबाइल इंटरनेट काम नहीं करेगा, आपका वाईफाई वगैरह कुछ भी यहां पर काम नहीं करने वाला। ऐसा क्यों किया जाता है? रीजन यह है कि जब कोई प्रॉब्लम दिख रही हो, भाई कोई दंगा हो गया है या ऐसा लग रहा है कि भाई इससे और दंगे भड़क सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो उस दौरान यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है, ताकि जो और दंगा है उसको भड़काऊ नहीं किया जा सके। क्योंकि इंटरनेट चलेगा तो उसमें फेक इन्फॉर्मेशन भी चलेंगी, और आजकल जो ओरिजिनल न्यूज़ होती है उससे ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन चलती है, फेक इन्फॉर्मेशन वायरल होती है, ये आप सभी को पता ही है। और इस वजह से इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। और इंटरनेट शटडाउन के मामले में इंडिया ने सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट आई है एक्सेस नाउ एंड द केप्ट ऑन कोलिशन की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत ने 2022 में 84 इंटरनेट शटडाउन्स किए थे, और इस चक्कर में इंडिया दोस्तों यहाँ पर एक टॉप कंट्री में आता है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। ठीक है, उसके अलावा 2012 में दोस्तों 665 इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं 2012 से अभी तक। 2019 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हुए, क्योंकि वही यहाँ पर आपको पता है आर्टिकल 370 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट। ठीक है, स्पेशली सीएए की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीएए वगैरह जब लागू किया गया था तो पता है दिल्ली में कितना खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था, सभी को याद होगा। उस समय पर मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो उस समय पर भी दोस्तों यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन है वो यहाँ पर इम्पोज किए गए थे। तो इंटरनेट शटडाउन के मामले में इंडिया बहुत आगे है दोस्तों। 2016-2017 का ये पूरा डेटा है, ये 2022 तक है पूरा डेटा। जो ये डार्क पिंक कलर आपको दिख रहा है ये दर्शाता है दुनिया में कितने शटडाउन्स हुए हैं, और जो लाइट पिंक कलर का डेटा है ये दर्शाता है इंडिया में कितने शटडाउन हुए हैं। तो 2016 में दुनिया में 75 शटडाउन हुए इंटरनेट शटडाउन्स, और उसमें से 30 शटडाउन केवल भारत में हुए। आप ये इमेजिन करो, 2017 में 106 शटडाउन दुनिया में हुए, जिसमें से 69 केवल इंडिया में। ऐसे ही यहाँ पर ये सब नजर आ रहा है। 2022 में हालांकि सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, 187 शटडाउन्स हुए थे यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 84 शटडाउन्स इंडिया में हुए थे। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा शटडाउन आपको 2018 में दिख रहा है, और फिर उसके बाद 2019 में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। समझ गए? अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, इंटरनेट शटडाउन के पीछे के मेन रीज़न कॉजेज़ क्या हैं? मेन रीज़न यह है ताकि हम अपने देश में या जिस भी एरिया में प्रॉब्लम्स है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, कोई कम्युनिटल टेंशन्स ना क्रिएट हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, वहीं पर मामला जो रुका हुआ है वहीं पर थम जाए। ये हमारा मेन कॉज है इंटरनेट शटडाउन करने का। दूसरा रीज़न है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। इंटरनेट शटडाउन को इसलिए भी लागू किया जाता है ताकि देश की सुरक्षा के ऊपर हम थोड़ा ध्यान रख सकें, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको रोका जा सके, थ्रेट्स को रोका जा सके, इसलिए भी यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन्स किए जाते हैं। फिर एक और रीज़न है एग्जाम में चीटिंग। कई सारे केसेस में जो इंटरनेट सर्विसेज है दोस्तों, जब कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है ना, तो उस दौरान भी यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन कर दिए जाते हैं, ताकि चीटिंग या क्वेश्चन पेपर का लीकेज वगैरह को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कोई चीटिंग करेगा ऑनलाइन या क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोशिश भी करेगा ऑनलाइन, तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इंटरनेट चलेगा ही नहीं। फिर उसके अलावा कभी कभी जो हेट स्पीच जो होती है ना, फेक न्यूज़ होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट शटडाउन्स किए जाते हैं। पब्लिक की सेफ्टी के लिए दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर में जो एक फेक न्यूज़ होती है, फेक इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होती हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। कोई स्पेसिफिक कंटेंट या कुछ ऐसा वीडियो या फिर कोई ऐसी इमेज जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। प्रोटेस्ट, और यहाँ पर अगर आप देखो कई सारे केसेस में जो इंटरनेट शटडाउन है वो प्रोटेस्ट के दौरान होते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या करा जा सके, वहीं पर मामला रोक दिया जा सके, वो मामला ज़्यादा गंभीर ना हो। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन करे जाते हैं। सवाल यह है कि कैसे हमारी सरकार इंटरनेट शटडाउन करती है, आखिर कौन से कानून हैं जिसके बेसिस पर ये पावर मिल जाती है गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि ये पावर भी बहुत बड़ी पावर है। सीधा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर में ठप्पा या रोक लगाई दी जाती है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो
हमारे पास में एक लॉ है जिसका नाम है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इसका जो सेक्शन नंबर 5 क्लॉज 2 है, इस लॉ के साथ साथ दोस्तों हमारे पास में एक और है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हमारे पास में नियम है, उसी नियम के बेसिस पर जो हमारी केंद्र सरकार है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, या यूनियन और या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी हैं, स्पेशली सरकार नहीं होम सेक्रेटरी हैं, इनके पास में पावर्स है कि वो इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर प्रोवाइड करवा सकते हैं जब भी कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी का मैटर आएगा। और जो ये जो ऑर्डर आता है होम सेक्रेटरी का, इस ऑर्डर को रिव्यू करना होगा एक कमेटी के माध्यम से 5 दिनों के अंदर अंदर। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो रिव्यू है वो यहाँ पर मतलब 5 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर करना ही होगा। बाकी जो इंटरनेट शटडाउन है इसको मैक्सिमम 15 डेज तक यहाँ पर हम रख सकते हैं। समझ गए? तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आया। एक लॉ हमारे पास ये हो गया। दूसरा जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका सेक्शन 144, ये जो सेक्शन है ये भी सीधा ताकत देता है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या दूसरे कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो ये पावर्स मिल जाती ताकि वो ऑर्डर जारी कर सकें और ये जो डिस्टर्बेंस है पब्लिक के अंदर में इसको रोकने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर सकें। उसके अलावा दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर में जो सेक्शन 69A है, इसके तहत भी जो पावर है वो सीधा केंद्र सरकार के पास में जाती है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर रोक सकते हैं जब वो इंफॉर्मेशन देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो। समझ गए? तो ये सब इंटरनेट शटडाउन करने के लिए प्रोविजंस हैं या रूल्स आप कह सकते हो, ये सारे नियम हमारे सामने हैं। सवाल यह है कि जो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, आपसे क्वेश्चन मिल सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्या उसका क्या असर पड़ता है, आपके नज़रिए में क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहला इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो फंडामेंटल राइट है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन की, आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और जो इंटरनेट शटडाउन है ये क्या करेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा देगा। तो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर वायलेशन हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहना है। समझ गए? तो पहली चीज ये है, पहला इंपैक्ट ये पड़ता है। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक इंपैक्ट। इंटरनेट शटडाउन का सीधा सीधा असर दोस्तों हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर पड़ता है। कैसे भाई? कई सारे बिजनेस जो सीधा ऑनलाइन चल रहे हैं, इंटरनेट नहीं होगा तो डिजिटल पेमेंट्स नहीं होंगे, ऑनलाइन सर्विस नहीं होगा, ऑनलाइन कुछ मंगा नहीं सकोगे, ई कॉमर्स नहीं होगा, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हेल्थ केयर, सारी चीज़ें वहीं पर थम जाएंगी। इसकी वजह से सीधा इकोनॉमी को एक झटका लगता है। फिर एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसका इंपैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कश्मीर के अंदर में 6 महीने तक इंटरनेट को शटडाउन किया था 2019 में। वही आर्टिकल 370 जब हटाया था ना, उसके बाद की बात है ये। तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड कर दिया गया, कम्युनिकेशन ही रोक दिया कश्मीर के अंदर में 6 महीने तक। और इन 6 महीने तक कम्युनिकेशन रोकने की वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जो नौकरियां हैं वो चली गई थी। तो ये लंबा जो इंटरनेट शटडाउन होता है दोस्तों, ये भयानक तरीके से हमारे बिजनेस को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करता है। ये क्लियर हुआ। बाकी राजस्थान का एक एग्जाम्पल है। राजस्थान में एक शटडाउन हुआ था 2021 में, लगभग 1 महीने का शटडाउन था ये, जहां पर आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। ये अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी के ऊपर कितना भयानक असर पड़ रहा है। तो जो इंटरनेट शटडाउन देश के लेवल पर हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2022 में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था कंट्री के अंदर में, इसकी वजह से 1500 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर एक लॉस है हमारे इकोनॉमी के अंदर, वो हमने देखा। तो देश में जो शटडाउन हो रहे हैं इंटरनेट शटडाउन, इसकी वजह से करोड़ों में नुकसान यहाँ पर दोस्तों हो जाता है। बाकी यहीं पर एक क्वेश्चन भी आएगा, क्या कौन से जजमेंट्स हैं जो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन को लेकर बात करते हैं? तो कुछ जजमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली मेंस के अंदर, तो वहाँ के लिए भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसका नाम था अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट डिलीवर किया। इस जजमेंट के अंदर इन्होंने ये बोला, जो राइट टू फ्री स्पीच है, खुलकर बोलने का हक है, ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से जो शटडाउन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो राइट्स हैं वो आपको एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत। तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये भी बोला जो इंटरनेट शटडाउन है, ये इंटरनेट शटडाउन दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर एक जांच की जा सकती है, इसको देखा जा सकता है, देखा जाएगा ये जरूरी था या नहीं था। जब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो कि हाँ भाई यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन के अलावा कुछ नहीं होगा, तो उस दौरान यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है।
मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना है इंटरनेट शटडाउन को, उससे पहले आपने इंटरनेट शटडाउन नहीं करना है। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करना ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ये सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू में है। जजेस यहाँ पर इस मैटर में उतर सकते हैं, कोर्ट उतर सकता है, कोर्ट इसको देख सकता है ये सही है या गलत है। तो ये दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट आया। उसके अलावा एक और केस हुआ, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर 2020 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सीधा जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से बोला उस समय पर जितने भी इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन सबको यहां पर एक बार रिव्यू करो। और ये भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू इंटरनेट है, इंटरनेट का जो अधिकार है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से यहां पर इसको रोकना नहीं है। तो ये यहां पर कुछ जजमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन। अब बात आती है, अब वैसे ना आप लोग भी अगर जब वीडियो देख रहे हो तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि यहां पर कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन के फेवर में होंगे कि सही तो है यार, क्या दिक्कत है। कई सारे लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट में होंगे कि नहीं नहीं यार, यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नुकसान बहुत है। कई सारे लोग हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लोग फॉर में, उनका कहना यह है कि भैया जो इंटरनेट शटडाउन है ये अच्छी चीज़ है, इससे हेट स्पीच और फेक न्यूज़ को रोका जा सकता है, इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो डिसरप्शन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये लोगों का कहना है कि भैया हाँ होना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए ये बात करते हैं। जैसे पहला यहां पर अगर आप देखोगे तो केरला हाईकोर्ट में केस गया, फाहिमी शारिनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। यहां पर बोला गया राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान के थ्रू दिया गया हक है। तो इंटरनेट शटडाउन क्या करता है, लोगों की जो राइट है, जो लोगों का हक है कम्युनिकेट करने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस करने का, उसका हनन करता है। तो इस वजह से इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ में आर्गुमेंट्स हैं। भाई इससे यहाँ पर एक सोशल कॉस्ट इंपोज होगी। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक सर्विस, सब रुक जाती हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाई कोई भी यहाँ पर एविडेंस नहीं है कि जो इंटरनेट शटडाउन है इसकी वजह से जो पब्लिक ऑर्डर है वो मेंटेन हो जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन इसलिए भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो लोग हैं इंटरनेट शटडाउन की वजह से और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, लोगों में गुस्सा फैलने लगता है। तो इस चक्कर में यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। तो लोग काफ़ी सारे फॉर में हैं, अगेंस्ट में हैं, दोनों ही एस्पेक्ट मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 16 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है जिसको हम CIL के नाम से जानते हैं, स्पेशली कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ और खदानों को ऐड करने वाले हैं ताकि जो कोयले की डिमांड है इसको पूरा किया जा सके, क्योंकि दिन ब दिन कोयले की डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक तरफ हम पोल्यूशन को कम करने की, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ साल ब साल दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोयले का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ खदानों को ऐड करने की यहाँ पर बात की गई है, जिस वजह से कोयला चर्चा में एग्जाम के लिए यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल का कोई इंपॉर्टेंट महत्व नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा बेसिक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स ध्यान रखना है, स्पेशली कोयले को लेकर। तो कोयला एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। कोयले का इस्तेमाल दोस्तों आजकल सभी इंडस्ट्रीज में हो रहा है, स्पेशली आयरन, स्टील, स्टीम इंजन्स। हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोयले से, जो बिजली का उत्पादन होता है कोयले से उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर दुनिया में जब बात करते हैं तो उसमें चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया आते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में जो कोयले की खदानें पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है गोंडवाना कोल फील्ड, लगभग ये जो कोल फील्ड्स हैं ये 250 मिलियन साल पुरानी हैं। और ये जो कोयला यहाँ पर आप देखोगे, ये वाला गोंडवाना वाला कोयला इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एक अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है, इसमें जो कार्बन वगैरह अच्छे खासे मात्रा में अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये। और ये वाली जो खदानें हैं या ये वाली जो कोयला है, ये जो हमारा दामोदर है, महानदी है, गोदावरी वैलीज हैं, नर्मदा वैली है, यहाँ पर स्पेशली ये पाई जाता है। और दूसरी जो कोयले की खदानें भारत में पाई जाती है वो है टर्शरी कोल फील्ड। ठीक है, ये 15 से 60 मिलियन साल पुरानी है। अब ये वाला जो यहाँ पर कोयले की खदान है दोस्तों, इस वाले कोयले में कार्बन कंटेंट भी कम होता है, मॉइस्चर और सल्फर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये वाला जो कोयला है जो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालयन रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, इन वाले रीजन्स में ये वाला कोयला पाया जाता है।
कोयले के अपने आप में 4 प्रकार होते हैं, 4 क्लासिफिकेशन। एक होता है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ये वाला कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है। ध्यान रखना, जो कोयला होता है जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होगा वो उतना ज़्यादा प्रदूषण करेगा, लेकिन उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी भी देगा। ठीक है, तो बिटुमिनस अगर आप बात देख लिया हमने, उसका लिग्नाइट हो गया, इसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है। ये वाला कोयला राजस्थान, लखीमपुर, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। फिर एक है पीट, इसमें यहाँ पर 40% से कम यहाँ पर आपको जो ये कार्बन कंटेंट है वो नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हुआ डिस्कशन। नाउ आगे आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर में। ये तो हमने शॉर्ट न्यूज़ थी जो वो सब कवर कर ली। हमारे पास में 2 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं दोस्तों। एक एडिटोरियल ये है जहाँ पे जो राइटर है वो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, और डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल, इससे बढ़िया आर्टिकल कुछ नहीं हो सकता, स्पेशली जब बात आती है इकॉनमी की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली हम डिस्कस करेंगे। और आज का मेंस का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से आपने हर एक मेरी बात को सुनना है प्लीज़, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों को इतना जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और एडिटोरियल है यहाँ पर जेंडर गैप को लेकर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। खैर वो टॉपिक न्यूज़ में रहता है बट ये बहुत कम रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या है, ये मैटर क्यों है चर्चा में, ज़रा डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो कोविड-19 पैंडेमिक आया 2020 में, उसकी वजह से दुनिया भर की जो इकॉनमी है उसकी धज्जियां उड़ गई। अब कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अगर आप देखोगे दुनिया भर की इकॉनमी का बुरा हाल हुआ। जो कंट्रीज़ हैं वो अब धीरे धीरे डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ को अपना रही हैं, अपने देश में इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं। एक नया रेवोल्यूशन लाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। अब दोस्तों पहले यहीं पर मैं आपको शुरुआत में ही ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक होता है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये दोस्तों ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, जो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन है दोस्तों, इसमें एक ट्रेडिशनल डिफरेंस है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना, पहले से हम यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह आपने सुना होगा, जहां पे हम इंडस्ट्रीज को लगाने की बात करते हैं। जो ये डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है भाई एक रीजन के अंदर अपने देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, जबकि डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है उस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना, उस इंडस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले करवाना। समझ गए? अब जब बात आती है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहां पे हम केवल इंडस्ट्री लगाने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, नए आविष्कारों के ऊपर, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यह है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा और गहरा हो जाता है। यहां पर मेन मकसद है हमारा लंबे समय तक एक फ्यूचर प्लानिंग करके चलना, इकोनॉमी को और स्टेबल बनाना। यह कहलाता है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। केवल इंडस्ट्री लगाना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे काम करना, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्वेश्चन बनेगा, कहीं पर भी आपसे सीधा पूछा भी जाएगा तो आप ओरली ही बढ़िया जवाब दे पाओगे। अब बात है कि भाई एक और चीज की, हमें भारत के अंदर इस डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत आखिरकार क्यों है। राइटर यहां पर क्या बताते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इनइफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। कहने का मतलब है इंडिया में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन है वो बहुत कम है। इसको इंप्रूव करने के लिए इंडिया अभी भी दोस्तों कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, चाहे वो टेलीकॉम फैसिलिटीज हो, चाहे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो। ये भी कहीं ना कहीं एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की, वो कहीं ना कहीं फेल हुई हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जोर देने के ऊपर में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी कमजोर है। हम मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आज भी पीछे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोस्तों भारत का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली जीडीपी के अंदर में, हमारी इकॉनमी में, वो 1991 से अभी तक 16% है। यानी हमारे जो सेक्टर, आप सेक्टर पता है ना, जो एक सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब सर्विसेज वाले हो गए। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अभी भी वीक है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए हमें डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, पहला पॉइंट। सेकंड, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, वो ओवरबर्डन्ड है। रेलवे नेटवर्क तो वो ओवरबर्डन्ड है, क्राउड इतना ज्यादा है। इस चक्कर में जो हमारे गुड्स हैं उसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता।
तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाती, उनके ऊपर सीधा असर पड़ता है। तीसरी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेसेस, ये भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। इनको प्रॉपर उधार का सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है वो सीधा बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर हो रहा है कि बड़ी इंडस्ट्री को सीधा हम जोड़ देंगे। बट छोटी इंडस्ट्रीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर इन एमएसएमईज के ऊपर स्पेशल फोकस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक ज़रूरत है। फिर एक ज़रूरत है हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। आज भी भारत इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर इंडिया में है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से। मशीनरी, आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना मजबूत नहीं है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना मजबूत नहीं है। यही तो रीज़न है जिस वजह से हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता इंपोर्ट्स के ऊपर बढ़ रही है। जबकि नए नए देश जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी जल्दी हुआ है, इंडिया में तो बहुत पहले हो गया, नए नए देश फॉर एग्जांपल सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया, ये कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें आवश्यकता है। अब यहीं पर एक और चीज़ आती है, तो आवश्यकता है तो इसको लागू क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों लागू करना इतना आसान नहीं है। इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियां, कुछ भी कह रहे हो, वो हमारे सामने खड़ी हुई हैं। पहली समस्या है इंडिया का पोस्ट पैंडेमिक डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक लैंडस्केप। कोविड के बाद जो हमारी इकॉनमी है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, हमारे पास में उधार बहुत ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी इतनी ग्रो नहीं हुई है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन वगैरह अभी भी ज़्यादा है। पहली प्रॉब्लम, इस चक्कर में हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास में कुछ ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। दूसरा है ड्रॉबैक्स ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ। इंडिया में जो सबसे बड़ी ग्रोथ है वो है सर्विस लेड ग्रोथ की। जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे आगे है अभी भी, है ना। सर्विस सेक्टर की बात करें, जहां पर टीचर, लॉयर, डॉक्टर की बात की जाती है, तो ये जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं आगे जा रहा है, जिसकी चक्कर में जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं उनसे हमारे इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा जनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, एजुकेशन डिस्पैरिटीज़ और इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी असमानताएं, इनइक्वालिटीज़ नज़र आती हैं। कैसे? जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइना के अंदर तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी की स्कूलिंग हो रही है। हायर एजुकेशन के अंदर में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी असमानताएं हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, किसी के पास में प्रॉपर नॉलेज है, किसी के पास में अवेलेबल है ही नहीं। फिर एक और रीज़न है, वो एक और चैलेंज है, वो है कल्चरल फैक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहने का मतलब है इंडिया का जो कल्चरल फैक्टर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में लोगों के पास में स्किल्स की कमी है। ठीक है, एजुकेशन अभी भी यहाँ पर कम लेवल पर है, जिस वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है या प्रोग्रेस है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। फिर एक और चैलेंज है, चैलेंज इन जॉब क्रिएशन। इंडिया का जो लेबर मार्केट है दोस्तों, इसमें जो नौकरियां अभी भी हैं वो लो पेइंग जॉब्स हैं, बहुत कम कम सैलरी वाली नौकरियां आपको नजर आएंगी। ज़्यादातर जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे यहाँ पर बिजनेसेस हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। ये सही बात है, कोई यहाँ पर दोस्तों केवल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, नौकरी काम पे आ रहे हैं, पैसा मिल रहा है महीने का, बस नौकरी को लेकर कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। तो 99% से ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया के जो 63 मिलियन छोटे छोटे बिजनेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, इसमें से 99% से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जहाँ पर जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जॉब क्रिएशन के मामले में इंडिया में जॉब्स का एक बहुत बड़ा इशू है। फिर है कंसर्न्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है बीच में, भाई पहले हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्शनिज्म को अपनाया। प्रोटेक्शनिज्म को अपनाने का मतलब है हमने व्यापार को लेकर अपने दरवाजे दुनिया के सामने नहीं खोले, अपने ही देश में जो प्रोडक्शन हुआ उसको कर लिया, बस खाली और उसकी ज़रूरतें पूरी कर ली, तो उससे काम नहीं बनेगा। व्यापार को लेकर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में मिलकर यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहा, जिसके चक्कर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब यहीं पर राइटर बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम भी समझ ली है, तो सलूशन क्या है। राइटर बोलते हैं कि कुछ सजेशन है। सजेशन ये है कि भाई जैसे हम क्या करेंगे, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सजेशन नंबर 1, हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी भी रणनीतियां हैं, स्ट्रैटेजीज हैं,
इसके अंदर में एक वापस से रिव्यू करना होगा, इसमें सोच विचार करना होगा। एक बुक है यहाँ पर रघुराम राजन, रोहित लांबा की, उसमें मेंशन किया गया है इंडिया सर्विस सेक्टर पर चल रहा है। वो सर्विस सेक्टर से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर हमारे लिए इनफ नहीं है, यही एक मेन निचोड़ है इस आर्टिकल का। अगर मैं एक लाइन में इस पूरे एडिटोरियल को कन्वर्ट करूँ ना, वो यह है कि सर्विस सेक्टर हमारे लिए केवल नहीं है, सर्विस सेक्टर काफ़ी नहीं है, इसके अलावा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी जोर देना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेड ग्रोथ बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर मानी जाती है। तो ये एक सजेशन है। दूसरा सजेशन यहाँ पर यह है, इंडिया को ज़रूरत है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की। केवल हमें सर्विस सेक्टर पर फोकस नहीं करना होगा, हमें दोस्तों अपने आप को चारों तरफ डेवलप करना होगा। इसमें हमें लेबर, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। स्किल्स प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है लोगों को। तीसरी एक और चीज़ है, वो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर जोर देना। ठीक है, हमें फोकस करना होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ट्रेडिशनल सेक्टर्स के ऊपर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब्स क्रिएट हों, लोग यहाँ पर काम करें। ठीक है, लेबर यहाँ पर काम करे, जिससे यहाँ पर बहुत सारा जॉब जनरेशन होगा, लोगों के पास में अमाउंट पहुँचेगा, पैसा पहुँचेगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। फिर एक और चीज़ है, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर इंक्लूसिव जॉब क्रिएशन। ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। भाई जो लेबर अबंडेंट कंट्री है जैसे इंडिया में बहुत लेबर अवेलेबल है दोस्तों, तो इनको प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा। इनको आगे रखते हुए हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को बनाना होगा, जहाँ पे हम वेमेन को भी एक फोकस में रख के चलें, लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करें, जिससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी के अंदर सुधार होगा। तो ये कुछ यहाँ पर सजेशंस राइटर ने मेंशन कर रखे हैं कि भैया ये हम कदम उठा सकते हैं डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल। नाउ आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोलता है आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन? इस पूरे आर्टिकल के ऊपर है, तो अच्छे से आपने पूरे क्वेश्चन को सुनना है और अपना एक बढ़िया सा आंसर लिखकर प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है, डिस्कसिंग डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। आपने डिस्कस करना है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इसका महत्व, इसके सामने चुनौतियां, इसकी ताकत, इकोनॉमिक और सोसाइटल डेवलपमेंट में क्या हो सकती है, यह आपने समझाना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो गहरे औद्योगिकरण पर चर्चा करना, इसके महत्व, चुनौतियों और आर्थिक और सामाजिक विकास पर संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालना। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती हो तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल दोस्तों हमारे सामने है, जिसमें बात की गई है अ डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी। तो दामिनी चोपड़ा हैं, एक एक्टर एंड ह्यूमैनिटेरियन, इन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। इनका कहना यह है कि देखो, दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो एक और डिमांड उठती है, और डिमांड वो कई बार देखने को मिली है कि वेमेन को, महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन है, यानी उनके पीरियड के समय पर एक पेड लीव दी जाए। ठीक है, छुट्टी दी जाए और उस छुट्टी के बदले कोई पैसा ना कटे, वो पैसा भी उनको मिलता रहे। तो पेड लीव मिलनी चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। जो मेंस्ट्रुएशन का समय चलेगा तो उसके लिए पेड लीव यहाँ पर प्रोवाइड करवानी चाहिए, इस प्रकार की मांग उठती है। राइटर यहाँ पर इस वाली पेड लीव के खिलाफ हैं। इनका कहना यह है कि इस पेड लीव की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा पता चल सकता है इन चीज़ों के बारे में, और इससे जो जेंडर इक्वालिटी है दोस्तों वो और हैम्पर होगी, बढ़ने की बजाय जेंडर गैप और इंक्रीज होगा। क्यों, वो राइटर यहाँ पर समझाती हैं। चलो मैं आपको एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करवाता हूँ। तो इनका कहना यह है कि देखो, जो मेंस्ट्रुएशन है वो नॉर्मल है, पहली बात, वो कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल फिनोमेना है, सभी जगह पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन इस मेंस्ट्रुएशन को दोस्तों इस तरीके से हाईलाइट कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर, जैसे यहाँ पर कितनी गलत चीज़ है। और फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, वर्क्स हो रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिस में कई सारी नौकरियां कर रही हैं, उनकी डिमांड है कि भैया ज़्यादातर
सभी के नहीं, कुछ की डिमांड है कि जो ये मेंस्ट्रुएशन है इसके लिए यहाँ पर पेड लीव दी जाए। जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट रहेगा उनके लिए, तब तक वो छुट्टी पे चले जाएं, घर पे रहें, आराम करें, रेस्ट करें, उसके बदले में उनका कोई जो सैलरी वगैरह है वो ना कटे, प्रॉपर अमाउंट मिलता रहे। राइटर बोलती हैं ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं जेंडर गैप को कम कर सकें, जो वेमेन और मैन के बीच की यहाँ पर दूरियां हैं उसको पूरा तरीके से कम कर सकें। समझ गए? और इसको लेकर हमारे पास में एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट ने यह बोला कि दुनिया में जो ये जेंडर गैप है, जो असमानताएं हैं पुरुष और साथ ही साथ महिला में, ये कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। और आज के सिचुएशन में यहां पर इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि लगभग अगर हमें जेंडर इक्वालिटी बनानी है, पुरुष महिलाओं को एक समान रखना है, तो ये चीज़ें पूरी तरह से हो पाएंगी लगभग उसमें 135 या 136 साल लगेंगे, तब यहाँ पर ये पूरा काम हो पाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और उसी दौरान यहाँ पे अगर आप मैंडेटरी पेड लीव को मांगने की कोशिश कर रहे हो, पीरियड्स के लिए अगर पेड लीव चाहिए, तो इससे दोस्तों जो कंपनीज हैं वो वेमेन को हायर ही नहीं करेंगी, पहली चीज़। सही बात है। अब देखो यहाँ पर ये एक नेचुरल फिनोमेना है, रेगुलर होता है। अब होगा क्या, जब यहाँ पर साइकिल स्टार्ट होगी तो वेमेन को हर बार छुट्टी देनी होगी, तो कंपनी सोचेगी इससे अच्छा मैं किसी और को रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी है, उस छुट्टी के बदले भी यहाँ पे मुझे पैसा देना पड़ेगा। कंपनी और प्राइवेट जॉब में क्या है, जितना काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वो कंपनी को तो आप 100 रुपये कमा के नहीं दे रहे हो, तब तक वो आपको 50 रुपये नहीं देगा। पहले आप उसे 100 रुपये कमा के दोगे, तब आपको 50 रुपये देगी वो। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इस चक्कर में जो हायरिंग है वो यहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है। और अगर स्पेशल स्टेटस देते हैं इस प्रकार से मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सोसाइटी के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम सी यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। मैं हाल ही की एक सर्वे बताता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ। उस रिपोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 50% महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 24 साल है, जिनकी उम्र 15 से 24 साल है, वो इंडिया में अभी भी वो अपने मेंस्ट्रुएशन के समय पर एक कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पर क्लॉथ का यूज़ यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। और एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोल रखा है कि भैया क्लॉथ की जगह आप यहाँ पर पैड, जो बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। बट क्लॉथ का यूज़ होना, इससे यहाँ पर मल्टीपल इन्फेक्शंस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो आर्गूमेंट्स यहाँ पर जो किए जा रहे हैं कि भैया, मतलब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है, सोशल मीडिया है, तो कई लोग यहाँ पर हर चीज़ सपोर्ट करेंगे, कोई लोग यहाँ पर उसके नेगेटिव में रहेंगे। अब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया पेड लीव होने चाहिए, आर्गूमेंट्स फेवर में भी हैं, लेकिन आर्गूमेंट्स इसके अगेंस्ट में भी हैं कि भाई कंपनीज निकाल देंगी। फेवर में ये है कि भाई यहाँ पर अभी भी क्लॉथ का यूज़ हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, और इन्फेक्शंस फैलने के डर हैं, तो इस चक्कर में रेस्ट मिलना चाहिए। समझ गए? ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन राइटर यहाँ पर कहती हैं कि अगर इस तरीके से आप स्पेशल लीव की मांग कर रहे हो ना, तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है और बढ़ेगी, जेंडर गैप कम होने की बजाय और इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, महिलाओं को जॉब कम मिलेगी। इस चक्कर में अगेन वही स्थिति आ जाएगी कि भैया जो मैन है वही नौकरियां कर रहे हैं, महिलाएं घर पर हैं। और यहीं पर इन्होंने, राइटर ने जापान का एक केस शेयर किया। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जापान क्या करता है, ये जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है उसके लिए एक छुट्टी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो छुट्टी जो होती है वो अनपेड होती है। उसके बदले में यहाँ पर अगर आपने छुट्टी कर ली, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंपनी उसका पैसा देगी छुट्टी करने का भी, नहीं, वो अनपेड है। छुट्टी हो गई तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पैसा काटा जाएगा, अनयूज्ड यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वेमेन क्लेम करती हैं कि जो ये लीव है वो हम लिए क्यों, फिर मतलब ले क्यों, सीधा सीधा चले जाएं। और लीव लेने पर दोस्तों यहाँ पर यह भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फिर एक सेक्सुअल हैरासमेंट का यहाँ पर इशू बना रहता है। और आज के समय की जो सिचुएशन है दोस्तों यहाँ पे और प्रॉब्लमेटिक है कि भाई ये जो पॉलिसी है मेंस्ट्रुएशन के समय पर ये पीरियड लीव देने की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस, जो पॉलिसी जापान लेकर आया था, वो आज से लगभग 7 डिकेड्स अगो, 70 साल पहले लेकर आया था। उसके बावजूद भी आज तक जो सिनेरियो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 2019 में जो रैंकिंग है, तो जापान दोस्तों जेंडर इक्वालिटी के मामले में सबसे पीछे है। 153 में से 121 पोजीशन पर है और 2023 में 125th पोजीशन पर है।
तो आप इमेजिन करो, और जापान में तो ऑलरेडी बहुत काम करने वाले लोग हैं, तो इस प्रकार का जो लीव है यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की पॉलिसी है, इसकी वजह से भी जापान बहुत पीछे है। यहाँ पर एक असर पड़ा है जो मेन है, जबकि मेन के कंपैरिजन में जो वेमेन है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन लेवल वेमेन का ज़्यादा है जापान में, बट फिर भी नौकरियां नहीं मिल पाई इस प्रकार से, ऐसे लीव की वजह से। तो अगर वही सिचुएशन को हम अपने हिसाब से लेकर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो लीव हैं इनका मिसयूज़ भी हो सकता है ना, गलत तरीके से यहाँ पर लीव ली जा सकती है, फिर इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, समझ गए। तो ये जो फाइट है वैसी चलती रहेगी। पिछले कुछ समय पर आप देख पाओगे कई सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर सामने आके यहाँ पर इस प्रकार का जो मुद्दा है उठाया है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ऐसे लीव की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर राइटर ने एक मेन सा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर दे दिया, समझ गए। तो एज अ वेमेन यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि यहाँ पर वो इस मुद्दे को समझती हैं, ठीक है, और पीरियड पेन का इशू, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें समझती हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर उनको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें नॉर्मल है, नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरली यहाँ पर सभी यहाँ पर जो फीमेल्स उनको फेस करना पड़ रहा है, समझ गए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर एक लीव लेना, उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो ज़्यादा यहाँ पर बेटर तरीका नहीं हो सकता, समझ गए। इससे जेंडर गैप, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं जेंडर गैप को कम करने के लिए, और यहाँ पे क्या होगा, जेंडर गैप और इंक्रीज होगा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, समझ गए दोस्तों। तो ये था हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, आर्टिकल, एडिटोरियल जो भी था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको आज के इस पर्टिकुलर सेशन से मिली होगी। नाउ आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि भैया इन चारों ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।